का चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर और निर्णायक परिणति की ओर बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता का संकल्प भी निर्णायक रूप से परिवर्तन के लिए दृढ़ सुदृढ़ होता चला जा रहा है। विगत लंबे समय से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार, अपराधियों का हाहाकार और खतरनाक तुष्टीकरण का ज्वार, इन तीन चीजों ने मिलकर पश्चिम बंगाल के विकास को अवरुद्ध किया, यहां के समाज की शांति और सुरक्षा को भय से ग्रस्त किया है। अब पश्चिम बंगाल की जनता भय से के अंधकार से हटकर भरोसे के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक जनादेश देती हुई प्रतीत हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं इस धरती को प्रणाम करना चाहूंगा जहां से हमारे राष्ट्रवाद के दोनों स्वर, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत यानी जनगण मन और वंदे मातरम दोनों जहां से उठे, हमें पूर्ण विश्वास है कि इन चुनावों में उसी धरती से राष्ट्रवाद का स्वर प्रखर रूप से न सिर्फ उठता दिखाई पड़ेगा बल्कि पूरे भारत में गुंजायमान होता दिखाई पड़ेगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को एक विश्वास देने में सफल हो रही है कि विकास की वो दौड़ जिसमें पश्चिम बंगाल कभी बहुत आगे हुआ करता था। हम लोग जब बचपन में सुनते थे तो एक कहावत होती थी कि झुलनी ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए, यानी सबका टारगेट कोलकाता ही होता था। विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, नौकरी के लिए आज वह धारा पलट गई है और उसे पुनः सही दिशा में लाती है। दूसरी तरफ फिर एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं की भागीदारी को विधानसभाओं और लोकसभा में सुनिश्चित करना चाहती है। तो दूसरी तरफ ऐसा गठबंधन है जो मैं देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता से पूछना चाहूंगा कि जब यह विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं कर सका तो मेज थपथपाकर, हर्ष ध्वनि करते हुए, हंसते हुए, चीखते चिल्लाते हुए जो अट्टहास कर रहा था विपक्ष, उसका क्या आधार था? किस बात की खुशी थी आपके मन में? यह मान सकते थे आप ये कहते कि अमुक चीज रह गई और इस कारण से अन्यथा और बेहतर होता, परंतु जो उन्होंने अट्टहास किया है वो निश्चित रूप से हर महिला के हृदय में एक शूल की तरह, एक तीर की तरह चुभा है और उसका प्रभाव आने वाले समय में नजर आएगा। एक तरफ केंद्र में हमारी वो सरकार है जिसने कि महिलाओं के लिए चाहे मुद्रा योजना में, हर घर में नल में, उज्ज्वला योजना में, शौचालय के लिए और गरीब बहनों को प्रधानमंत्री आवास में मालिकाना हक देने का काम किया। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की वो सरकार है जहां पर कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है कि अंधेरा होने के बाद महिलाओं को बाहर निकलना नहीं चाहिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल की वो सरकार है जहां पर महिलाओं के अपराध के विरुद्ध कन्विक्शन रेट पूरे देश में सबसे कम लेवल में है, यानी अपराध होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपराधी को सजा दिलवाए। वो कन्विक्शन रेट पूरे भारत में 22% है तो पश्चिम बंगाल में केवल 3% है। सिर्फ मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से रत्ना देवनाथ जी प्रत्याशी हैं जो आरजीकर कॉलेज में हुई उस दुखद घटना की, अत्यंत हृदय विदारक घटना की पीड़िता की मां है और उनकी तरफ से उस घटना में आरोपी विधायक का बेटा चुनाव मैदान। मुझे लगता है इन दो चीजों को जब आप तराजू पर तोलेंगे तो साफ समझ में आ जाएगा कि किसके पक्ष में भय है
और किसके शासन में भरोसे की संभावना दिख रही है। दूसरी तरफ वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनेक इंडस्ट्रीज का यहां से पलायन हुआ, भ्रष्टाचार के अनेक कारनामे दिखाई पड़े, और इन सब से बढ़कर मैं सिर्फ एक प्रश्न तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र का नाम भरोसे का संकल्प पत्र रखा है, और तृणमूल कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार क्यों रखा है? जो बांग्ला भाषा को लेकर अनेक प्रकार की बात करते, मैं पूछना चाहता हूं, इश्तेहार बांग्ला भाषा का शब्द है क्या? इश्तेहार अरबी और फारसी भाषा का शब्द है जिसे उर्दू में लिया गया है। किस मानसिकता के तहत इश्तेहार शब्द लिया गया है? ममता जी ने यह कहा था कि यदि हमारी सरकार नहीं होगी तो एक कम्युनिटी कुछ सेकंड में ही सब कुछ खत्म कर सकती है। इसका इश्तेहार से क्या कनेक्शन है? मैं याद दिलाना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की जनता को कि 1905 में जब नवाब कलीमुल्ला ने नरसंहार के लिए आह्वान किया था तो उसने भी अपने पैम्फलेट का नाम इश्तेहार ही रखा था। तो मेरा यह प्रश्न है तृणमूल कांग्रेस से कि आपके भाषा में भी वही नजर आ रहा और लेखनी में भी वही नजर आ रहा, यानी जो बात बोली है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने वही बात आपके चुनाव घोषणा पत्र में दिखाई पड़ रही है। तो मुझे मेरा उनसे स्पष्ट पूछना है, ये इश्तेहार शब्द किस मानसिकता के तहत रखा गया है, किस मानसिकता के तहत विचार करके रखा गया है? हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे संकल्प पत्र में है, कि हमारी सरकार बनने के बाद 1 करोड़ रोजगार के अवसर 5 वर्ष में सृजित किए जाएंगे। इंडस्ट्रीज के यहाँ पर स्थापित होने की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं को जो 3,000 रुपए की बात कही गई है वह दिया जाएगा, और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग पुलिस में महिला बटालियन बनाई जाएगी, जो मातंगनी हजारा जी और रानी रसोमणि जी के नाम के ऊपर 2 बटालियन से स्थापित की है। जहां तक विकास के संदर्भ की बात है, आज पूरा देश एक विकास के नए सोपान की तरफ आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में तरह तरह के अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं। इसीलिए हमारे संकल्प पत्र में है कि 45 दिन के अंदर जो बांग्लादेश सीमा के ऊपर बाड़ लगाने के काम के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है, वो भूमि अधिग्रहण करके तुरंत वहां पर बाड़ लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाए। और इसी के साथ जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है 3D लेवल पे काम किया जाएगा, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। यानी अभी तक जो लोग बड़े जलवाए जलाल से ममता जी के दामने रहमत में जलवा अफरोज हो रहे थे, अब उनके लिए समस्या के दिन आने वाले हैं। अब उन्हें अपनी असलियत सामने लानी पड़ेगी और उसके अनुसार हमारी सरकार स्पष्ट रूप से वह कार्य करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल के अंदर भय का वातावरण न रहे, संशय का वातावरण न रहे, संदिग्ध वोटर न रहे, संदिग्ध लोग न रहे। इसलिए यह चुनाव सिर्फ एक दृष्टि से एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रवाद की गंगा की धारा अब पूर्ण रूप से अपने अंतिम परिणति तक पहुंचेगी। गंगा गंगोत्री से निकलती है, वो उत्तराखंड में है। हरिद्वार के बाद वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद संगम में यमुना जी के साथ मिलन होता है उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार, उसके बाद बंगाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तक राष्ट्रवाद और विकास की धारा की गंगा की धारा आ चुकी है। अब गंगा सागर तक उस धारा को पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता और पश्चिम बंगाल की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि विकास और राष्ट्रवाद की धारा गंगोत्री से गंगा सागर तक अविरल रूप में दिखाई पड़ेगी, जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था, अंग भंग और कलिंग। तो
अंग सदन बिहार को कहते थे, कलिंग उड़ीसा को कहते थे और बंग भूमि इस पश्चिम बंगाल का प्राचीन नाम है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विकास और राष्ट्रवाद की तरंग अब बंग भूमि में उठने से कोई रोक नहीं सकता। और हमारे संस्थापक अध्यक्ष जो जनसंघ के रूप में हमारे संस्थापक रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो इसी बंगाल की धरती के सुपुत्र थे, जिन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो स्वतंत्र भारत के पहले राजनीतिक बलिदानी थे, आज उनका स्वप्न साकार होने का अवसर आया है। और हम यह भी कह सकते हैं कि हम कोलकाता को और पश्चिम बंगाल को विकास के उस पैमाने पर पहुंचाएंगे, जैसे आपने देखा कि जो देश का पूर्वी हिस्सा है, यहां पर बाढ़ की समस्या रहती थी, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, ड्रेजिंग करके नदियों को गहरा करके इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की। और आज इस देश के पूर्वी हिस्से में इनलैंड वाटरवेज 100 से अधिक राष्ट्रीय जल मार्ग कार्य कर रहे हैं। हावड़ा पोर्ट को और बड़ा करने के लिए उसका 130% कैपेसिटी बढ़ाने की पूरी योजना सरकार के द्वारा सुनिश्चित की गई है। और उसी हिसाब से अगर आप देखें तो वाराणसी से रांची होते हुए और कोलकाता तक के 6 लेन एक्सप्रेसवे का वो भी पूरी तरीके से 2027 तक खुल जाएगा। यानी एक तरफ विकास के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ समस्याओं, संदेह और भय के मार्ग बंद हो रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की जनता ने 30 साल कांग्रेस को मौका दिया, 6 बार, 7 बार कम्युनिस्ट पार्टियों को मौका दिया, 3 बार तृणमूल कांग्रेस को मौका दिया, 1 बार भाजपा को मौका दें और निश्चित रूप से परिवर्तन का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। यानी अगर हम लोगों ने ये कहा था ना कि इस बार परिवर्तन करना है, पलटनो सरकार, चाहे बीजेपी सरकार, पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, इसमें मैं एक पंक्ति जोड़ना चाहता हूं, सबको परखा बार बार, हमको परखे एक बार। धन्यवाद।